तो देखो, हमने कोशिश की है एरिक इरिक्सन के बारे में परीक्षा में आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, और ऊपर वाले ने चाहा तो नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी देखो, हर चीज कंप्लीट नहीं होती, पता नहीं क्या क्या होता है ना। तो उसके लिए हम आगे भी प्रयास करेंगे, और हमारे प्रयास के तरीके हम आपको बता चुके हैं। हमारी क्लासरूम की बातें जो आप नोटबुक में लिखोगे खास होंगी, महत्वपूर्ण होंगी, बोलिए होंगी कि नहीं। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वो बातें होंगी जो आप हमसे सुनोगे। इतना सफिशिएंट हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि हो। इसके लिए फिर तीसरा बुक है, और फिर चौथा है हमारा चैनल, और फाइनली हमारा ऑनलाइन ऐप भी है। तो ये सब मिला के जनरली आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वहां पे भी वही बातें होंगी, ये सब ऐप में यही रिकॉर्डेड क्लासेस आ रही हैं, है ना। तो आपको उसकी जरूरत है नहीं, पर फिर भी कुछ चीजें में भी परीक्षा आगे गई और बहुत सब कुछ हुआ, तो फिर कुछ एडवांस चीजें भी हम, क्योंकि जब आदमी प्रयास करता है तो फिर और भी एक्स्ट्रा चीजें आती हैं, कभी टेस्ट सीरीज चला दी, कभी और कुछ चला दिया। तो आप हमसे जुड़े रहना, और जहां आपको लगे कि साहब हमें जरूरत है इस चीज की, तो वो आपको फायदा जरूर मिलेगा। और हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप हमारे ऑफलाइन के बच्चे भी हो, तो आपको निश्चित रूप से ज्यादा बेनिफिट मिले। ओके, चलिए, पहला मॉडल हमने लिया इरिक्सन मॉडल। अब चलते हैं आगे, और आगे नहीं, केवल एक पॉजिटिव, क्योंकि दोनों की लड़ाई में एक चीज निकल के आई, ठीक है ना, और वो वर्च्यू इन्होंने बता दी है, ठीक है। ओके, अब लेते हैं हम अगला टॉपिक, और अगला मॉडल कौन सा लें, फ्रॉइड लें कि जीन पियाजे? फ्राइड ले लें, फ्राइड ले लें क्या? चलिए, तो अब लेते हैं सिगमंड फ्राइड का साइको एनालिसिस। कमाल है साहब फ्रॉइड साहब, तो है ना, जिनको सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है, मोस्ट प्रोलिफिक साइकोलॉजी। बहुत से रिसर्च सिगमंड फ्राइड को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि फ्रॉइड की बात हर जगह है। सिगमंड फ्राइड आपके सिलेबस में 70 जगह हैं, चाहे आप डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ लो, चाहे आप डेवलपमेंट पढ़ लो, कुछ भी सब जगह मिलेंगे। चाहे मोटिवेशन पढ़ लो, चाहे लर्निंग पढ़ लो, फ्राइड साहब तो फ्राइड साहब हैं, है ना। इसीलिए तो इनके मॉडल को साइकोलॉजी का क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मनोविश्लेषण तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? पहली ताकत, फर्स्ट फोर्स, पहला बल। पहला बल है, दूसरा बल व्यवहारवाद है। पहला बल है सिगमंड फ्राइड साहब का, और इन्होंने जो चीजें दी हैं, 3 चीजें हैं इनकी अपने सिलेबस में, 3 चीजें हैं जिनको हम पढ़ेंगे, और तीनों बेहतरीन हैं, बेहतरीन। एक तो है, आपको याद होगा, इड ईगो सुपर ईगो वाली बात, है ना। इड ईगो सुपर ईगो वाली बात को हम क्या बोलते हैं? वो इनका डायनेमिक मॉडल है। कौन सा मॉडल है? डायनेमिक मॉडल है। एक है चेतन अचेतन अर्ध चेतन वाली बात, वो इनका टोपोग्राफिकल मॉडल है, ये नाम भी पूछ लेता है, स्थलाकृति। और एक इनकी बेहतरीन चीज है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? 5। तो दरअसल सिगमंड फ्राइड का जो मॉडल है, जो सिद्धांत है, वो कहलाता है मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषण का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइको एनालिसिस। क्या बोलते हैं? साइको एनालिसिस, एनालिसिस, या फिर मनोविश्लेषण, या फिर मनोविश्लेषणवाद, या फिर साइको एनालिटिकल मॉडल। सारी बातें सही है। मनोविश्लेषण भी बोल सकते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी बोल सकते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। यहां एक्चुअली ये सब इसलिए लिखा जाता है कि यूंग से इनका जो डिफरेंस है वो एक साइको शब्द से हो जाएगा। साइको हटा देंगे तो फिर वो बन जाएंगे
कार्ल जुंग। एनालिटिकल होगा तो उनका नाम आ जाएगा, साइको एनालिटिकल होगा तो फिर सिगमंड फ्राइड साहब आएंगे। और इसमें 3 चीजें पढ़ेंगे हम, स्थलाकृति, एक आपका वो गत्यात्मक, और तीसरा मनोलैंगिक। तो पहले एक बात आपको बताना चाहूंगा जिससे मैं शुरुआत करूंगा, सुनेंगे आप लोग? चलिए, सिद्धांत का नाम मनोविश्लेषण या साइको एनालिसिस या मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान भी कह सकते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं, इंग्लिश में साइको एनालिटिकल मॉडल भी कह सकते हैं, पूरा मॉडल, ठीक है। और इसमें वो 3 चीजें आएंगी अपनी। पर पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस है क्या, इसमें होगा क्या। तो उसके लिए आपको 5 मिनट की एक मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। सुन लेंगे आप? सुनेंगे? तो सामने देखो, ऐसे नहीं होता। ओके, सुनिए। फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, सेकंड ग्रेड में आ चुका है, कई जगह और भी आ चुका है एक सवाल, और वो क्या कि साहब मनोविश्लेषण संप्रदाय, जल्दी से लिख के सामने देखो, या मनोविश्लेषणवाद की उत्पत्ति कहां हुई, बताएं। जैसे वो पूछा गया था ना बहुत से उसमें प्रश्न कि जीन पियाजे ने प्रयोग किस पर किए, किस पर किए जीन पियाजे ने? अच्छा, पढ़ा ही नहीं आपने तो? के जीन पियाजे ने किस पे प्रयोग किए थे? अपने 3 बच्चों पे नहीं किए थे क्या? जैकलिन, लॉरेंट, ल्यूशियन। ऐसा ही सवाल यह आया था कि साहब मनोविश्लेषण या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की उत्पत्ति कहां हुई? हाँ, जगह का नाम नहीं था। ओके, पेवलोव को नोबेल मिला था फिजियोलॉजी में, मिला था ना, हटके सी बात थी, तो पूछा गया परीक्षाओं में। आपको याद है? किसी को पेपर देखा नहीं अपना आपने? सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद की उत्पत्ति हुई थी नैदानिक परिसर में। याद आया किसी को? यस, नैदानिक परिसर हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं क्लिनिकल कैंपस। क्या बोलते हैं? क्लिनिकल कैंपस। यह सवाल आ चुका है। क्या होता है नैदानिक परिसर? क्लिनिक होता है। क्लिनिक और कुछ नहीं है बल्कि सेनेटोरियम है। सेनेटोरियम हॉस्पिटल है। तो एक अस्पताल में, एक हॉस्पिटल में इस संप्रदाय का विकास हुआ, इस मॉडल का विकास हुआ, जो बहुत काम का है हमारी निजी जिंदगी में, बहुत काम का है, बहुत काम का है। क्या थी वो घटना, वो हमको सुननी है। 2 मिनट की बात सुनेंगे आप लोग मेरे से। आखिर मन का विश्लेषण पढ़ रहे हैं हम, किसका पढ़ रहे हैं? अभी तो सामाजिक और वो बातें करी थी हमने, भावनाओं वाली बातें करी थी। जीन पियाजे पढ़ेंगे तो हम बुद्धि के बारे में बात करेंगे, तो उसमें बहुत ही कंसंट्रेट होकर चीजों को समझना होगा। और अब तो मन की बात कर रहे हैं, तो मन में तो पता है क्या क्या हो सकता है। कहते हैं ना, मन मन क्या होता है वैसे? हाँ, यही जवाब सही है भाई। मन को पहले मस्तिष्क बोला तो मन मस्तिष्क थोड़ी है ना, वो तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, पर मन का तो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। हम कहते हैं ना, मेरा मन बहुत उदास है। मनवा लागे या ना लागे? तो क्या ना लागे? मनवा ना लागे तो क्या ना लागे? बॉडी ना लागे, हाथ ना लागे, आंख ना लागे, क्या ना लागे? तो इसको समझना बहुत मुश्किल है ना मन को। फ्राइड साहब ने मन को समझने का प्रयास किया, और इसकी उत्पत्ति की कहानी और अंतर कथा और एक फैक्चुअल बात ऐसी है जिसको सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई साइको एनालिसिस क्या है। बताऊं आपको? तो सुनिए। एक्चुअली सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के थे, जिसकी कैपिटल सिटी है वियना। ठीक है, वियना। मेरे एक दोस्त गए थे वियना, मैं नहीं जा पाया था, तब मैं पुलिस में इंस्पेक्टर था, तो हम लोगों को भेजा था यूएनओ पीस कीपिंग में। मैं नहीं जा पाया, मुझे अफसोस है, पर मेरे जो वो दोस्त गए थे वो बता रहे थे कि वियना में वाकई बहुत एक खूबसूरत शहर है वियना। कैंडल लाइट डिनर होते हैं, बड़े बड़े पार्क हैं, तो बहुत ही शानदार शहर था। तो सुने आप,
वियना में क्या हुआ। एक्चुअली ये घटना सिगमंड फ्रॉइड के कलीग हैं, हम उनको गुरु भी कह सकते हैं, उनके जिनके पास ये रहे, घटना उनके साथ हुई, लेकिन इस घटना ने सिगमंड फ्रॉइड का जीवन बदल दिया और हम सबका जीवन बदल दिया, क्योंकि हम सबको साइको एनालिसिस मिला। ये घटना थी दरअसल एक सेनेटोरियम में, एक हॉस्पिटल में, एक कैंपस में, और वो कैंपस था जिनका वो डॉक्टर थे मिस्टर ब्रेयर। क्या नाम था इनका? ब्रेयर। ब्रेयर के साथ फ्रॉइड साहब ने काम किया। और एक घटना होती है, घटना सुनिए आप उस घटना को ध्यान से। सुन रहे हो ना? एक्चुअली उनके हॉस्पिटल में, आप सुन रहे ना, एक खूबसूरत सी लड़की आती है। बात का मतलब समझना, ध्यान से सुनना। लड़की बहुत इमोशनल भी है, उसकी पिक्चर भी देख सकते हैं आप नेट पे। नाम उनका कोई और था, लेकिन उन्होंने इसको नाम दे दिया अन्ना बाद में। अन्ना सिगमंड फ्रॉइड की बेटी है, ये वो नहीं है, ठीक है ना। वो खूबसूरत सी लड़की अपने पापा को लेके आती है ना। कभी आपने मां सुना हो तो क्या ये सब चीजें होती हैं। तो वो अपने फादर को लेके आती है, बात सुन रहे हो ना आप। और फादर को एक लाइलाज बीमारी है, और वो लाइलाज बीमारी ठीक नहीं होनी है, लेकिन इनको पता नहीं है मुझे बीमारी है क्या। आप सोचिए कैसी परिस्थितियां रही होंगी। उसके इमोशंस, लड़की के इमोशंस देखिए आप, यहां फील करिए। वो अपने पापा को लेके आती है और इनके पास, और उनके डॉक्टर साहब को बोलती है कि इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा मेरा कोई नहीं है, आप कुछ भी ले लें, मेरे पापा को ठीक कर दें। डॉक्टर ने देखा, केस स्टडी वहीं से आया है। सिगमंड फ्रॉइड की सारी चीजें केस स्टडी से शुरू होती हैं, ठीक है ना। तो केस स्टडी वहीं से आया है। तो डॉक्टर ने उनको देखा, चेक किया, पता लगा कि साहब ठीक होना मुश्किल है। लेकिन वो लड़की इतनी मासूम थी, इतनी इमोशनल थी कि वो उसका दिल तोड़ नहीं पाए, और उन्होंने लड़की से झूठ बोला कि तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे, पर तुम्हें एक काम करना होगा। लड़की ने बोला क्या? कुछ भी करेंगे। उन्होंने कहा तुम्हें हमारे कैंपस में कुछ दिनों के लिए रुकना होगा। लड़के ने कहा ओके, रुक गए। इसके बाद क्या बात थी? यस, वो लेके आ गई पापा को। उन्होंने कहा कैंपस में रखना है, तो कैंपस समझते हो ना, कॉटेज उनको दे दिया, और वहां पे दोनों रह गए। अब क्या होता है देखना, समझना। डॉक्टर साहब जाते हैं इनको चेक करने के लिए। अपने कलीग को किसी को भेजते हैं, ब्रेयर जाते हैं, डिफरेंट मैटर है, कोई भी जाता है, डॉक्टर साहब जाते हैं। और जैसे डॉक्टर, सुन रहे हो ना, जैसे वहां पे गए, वो पेशेंट है, वो अटेंडेंट है, और डॉक्टर साहब गए। और डॉक्टर साहब दिखने में इतने खूबसूरत थे कि लड़की ने उनको देखा। लड़की इमोशनल थी, और देखते ही लड़की उनको प्रेम कर बैठी। पहली नजर में लड़की को प्यार हो गया। ये प्यार था एक तरफा, ये वन साइडेड था, जैसा आप लोगों को होता है। लड़की को तो हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब को नहीं हुआ, पता भी नहीं है उनको। लेकिन इस प्यार क्या है वो समझना आप। अब लड़की बदल गई, वो खुद लिखती है, खुद उसने बताई सारी बातें कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है। और हो भी रहा था। बार बार जाने क्यों मेरी नजरें दरवाजे पे चली जाती हैं, बार बार जाने में किसी का वेट क्यों करती हूं, बेचैनी। और जब उनके आने का वक्त होता तो चीजें और भी खतरनाक होती। दिल धाड़ धाड़ के बजने लग जाता, हाँ, गला सूख जाता, पल्स रेट बढ़ जाती। और जब वो आते उसके बाद पता क्या होता? उसके बाद तो उसका बिहेवियर एकदम अबनॉर्मल हो गया। ये इमोशनल लोगों की कहानियां हैं, आपकी नहीं है। तो जब वो आते कुछ भी, तो उनके पास जाती, तो वो कुछ पूछते, तो बोलती कुछ, निकलता कुछ। होता ना कई बार ऐसा, हुआ ना आपके साथ? यस। जरूरी थोड़ी प्यार में हुआ है। पापा ने आपकी इंक्वायरी कोई पकड़ी, बोला कुछ, निकला कुछ और, निकलते ना, डर से हुआ। तो वहां भी क्या हुआ, लड़की के साथ ऐसा ही होता कि डॉक्टर साहब आते, बोलते कुछ, वो बोलती कुछ, निकलता कुछ। पास जाती, कांपने लग जाती,
पानी का गिलास ले जा रही है, छूट जाता, खड़ी होती सर टकरा जाता, चलती ठोकर लग जाती। अजीबोगरीब हरकत हो रही है ना। लड़की नोट डाउन कर रही है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, हुआ। डॉक्टर साहब को पता भी नहीं है। एक दिन लड़की ने निश्चय किया कि मैं उनको बता दूं, लेकिन वो बता नहीं पाई। डॉक्टर साहब आज भी आए और चले गए, लेकिन वो बता नहीं पाई। फिर उसने सोचा कि मैं बता तो नहीं पाऊंगी, लेकिन एक काम करूंगी। अब सोचिए क्या सोच थी उसकी। और वो कई बार आप सोचते हो, या पता नहीं आप सोचते हो कि नहीं, कि मैं कल उनको टच करके देखूंगी। होता ना, कभी आपने सुना कि एक बार छू लें तो जिंदगी निहाल हो जाए। आपकी बात इसलिए नहीं मैं बता रहा हूं कि आप तो पूरा टच कर लो, कुछ नहीं होता। बात सुनना, समझना। लड़की ने निश्चय किया कि मैं कल उनको एक बार छू के देखूंगी, और दूसरे दिन ऐसा उसने कर दिया। क्या किया सुनना। डॉक्टर साहब आ गए, रोज की तरह आके बैठे चेयर पे। लड़की हवा के झोंके की तरह आती है और डॉक्टर साहब के बगल से निकल जाती है, और निकलते समय अपनी थाई उनको टच करके निकल जाती है। डॉक्टर साहब को पता भी नहीं लगा क्या हुआ, क्योंकि वो तो वन साइडेड था ना। लेकिन लड़की को वो पल बस अविस्मरणीय पल हो गया, डायरी में लिख लिया, अब कोई चिंता नहीं। आप सोच सकते हैं कितनी इमोशनल है ना। ओके, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन चीजें आखिर बहुत दिनों तक सही चलती भी कहां हैं, और इस कहानी में भी ट्विस्ट आना था, आया। और अब अचानक, सुन रहे हैं आप, एक दिन लड़की के पिता लड़की को छोड़ के चले गए, और जैसे ये ट्रेजेडी हुई, लड़की मानो नींद से जागी, और लड़की को ये एहसास हुआ कि ये क्या हुआ। वो सोचने लगी कि ये कैसे हो सकता है, मुझे मेरे पापा छोड़ के कैसे जा सकते हैं, मैंने कौन सा गुनाह किया, ये नहीं हो सकता। फिर वो सोचते, अच्छा मेरे साथ तो होना ही था। क्यों? क्योंकि मैं आई थी पापा का इलाज कराने, और मैं कर बैठी प्यार। मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया, और ऊपर वाले ने मुझे मेरे पाप की सजा मुझे दी, और मुझसे मेरे पापा को छीन लिया। अब सोचिए कितनी इमोशनल तो वो थी, और ऊपर से ऐसी ऐसी फीलिंग उसके मन में आ गई, तो क्या हश्र हुआ होगा। और ऐसा ही हुआ। अब पता क्या हुआ, अब वो लड़की बिस्तर पे आ गई। बेटा आवाज नहीं। वो लड़की बिस्तर पे आ गई, वो बीमार हो गई, और उसको बहुत से डिसऑर्डर्स हो गए, जिनमें एक था हिस्टीरिया। क्या था? आप बात का मतलब समझ ना। जिस पांव से उसने डॉक्टर साहब को छुआ था, उसमें पैरालिसिस हो गया, सुन्न हो गया। आप सोचिए, उसका कोई नहीं है दुनिया में, बीमार है, पांव सुन्न हो गया, हेलुसिनेशन हो गया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, खाना नहीं खाया, नहीं खा सकती, लकवा हो गया, पापा चले गए, जिंदगी वीरान हो गई, क्योंकि जिम्मेदार मैं खुद हूं। वो ये सोचने लगी कि जिम्मेदार मैं खुद हूं। बहुत टिपिकल मैटर था, बहुत टिपिकल केस था। ब्रेयर ने फ्रॉइड साहब को शेयर किया। क्या करें? ये गए उसके पास, लड़की के साथ रहे, उसका पूरा चेकअप किया। पता लगा उसके नर्व सिस्टम में, उसके फिजिकल डायग्नोस में कहीं ऐसा कोई कारण नहीं था कि उसके पांव में लकवा होता, लेकिन था। तो समझ गए बीमारी इसके मन में, तन में नहीं है, बल्कि कहां है? मन में है। अब इसको ठीक करेंगे। उन्होंने उसके साथ बातें की, दोस्ती की। पता है ना, कहते हैं दिल हल्का होने से चीजें ठीक होती हैं। शेयर किया सब कुछ, और ये जाना कि आखिर बात क्या है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम उनको समझ में आई, और उन्होंने टॉक थेरेपी दी। टॉक थेरेपी सुना आपने? टॉक थेरेपी कितनी कितनी बेशकीमती चीज होती है। फ्राइड साहब की सारी चीजें बेशकीमती है। लड़की से बातें की, और लड़की का दर्द जाना, उसकी भावनाओं को समझा, और उस लड़की को समझाया, और समझाने में कामयाब रहे कि जो हुआ वो तो होना ही था। अलबत्ता तुम उनको लेके आई थी, तभी उनको जाना था, लेकिन तुम इतनी इनोसेंट हो, तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतना सोचती हो, कोई सोचता ही नहीं है।
जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और जैसे लड़की के मन से ये बात गई कि मेरा कोई दोष नहीं है, वो खड़ी हो गई, उसका पांव ठीक हो गया। जैसे ही पांव ठीक हुआ, इनकी नहीं कहता, पर फ्रॉइड साहब ने तय किया कि ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, जिसमें एक ऐसी पेशेंट जिसकी बीमारी की वजह कोई और थी और पता नहीं उसका कोई कितना ऑपरेशन करता क्या करता, हमने उसको बातों से ठीक कर दिया। और आज के बाद हम लोगों के तन का इलाज नहीं करेंगे बल्कि मन का इलाज करेंगे। और तब से सामने आया मनोविश्लेषण। क्या सामने आया? मनोविश्लेषण। आप सोच सकते हैं जिस मनोविश्लेषण की शुरुआत ऐसे हुई उसमें क्या हो सकता है? ये करेंगे कल।